आज हम लोग जानेंगे कि वर्नर का उपसंयोजी सिद्धांत क्या होता है। वर्नर ने 1898 में उपसंयोजी यौगिकों से संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसकी अवधारणाएं कुछ इस प्रकार हैं। प्रथम अवधारणा है, वर्नर कहते हैं कि जो उपसंयोजी यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा एक उपसंयोजी यौगिक है। तो वर्नर कहते हैं जो उपसंयोजी यौगिक होते हैं उनकी जो केंद्रीय धातु परमाणु, यहाँ पे जो केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, कोबाल्ट है। केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकताओं को प्रदर्शित करता है। प्राथमिक संयोजकताएं आयनिक होती हैं और द्वितीयक संयोजकताएं अनआयनिक होती हैं। तो हम लोग ये जान लें कि प्राथमिक संयोजकता आयनिक कैसे होती है। हमें कोबाल्ट दिख रहा है, कोबाल्ट की हमें ऑक्सीकरण संख्या नहीं पता, तो मान लीजिए कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, X। अमोनिया उदासीन लिगेंड्स होता है, 0 हो जाएगा। क्लोरीन यहाँ पे देख रहे हैं, क्लोरीन पर होता है -1, 3 क्लोरीन है तो हो जाएगा -3। कोई आवेश यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो 0, तो X बराबर हो जाएगा +3। तो यहाँ पे आपको एक जानकारी मिल रही होगी कि जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट ने अपने संयोजकता कोष से 3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, निकाला होगा। और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागा होगा तो उन 3 इलेक्ट्रॉनों को 3 क्लोरीन द्वारा क्या कर लिया गया होगा, ग्रहण कर लिया होगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे कोबाल्ट के साथ जो क्लोरीन जुड़ा है, वह क्लोरीन कोबाल्ट की आयनिक संयोजकता अर्थात प्राथमिक संयोजकता को क्या कर रहा है, पूर्ण कर रहा है। तो वर्नर कहते हैं कि जो केंद्रीय उपसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु होता है वह दो प्रकार की संयोजकताओं को प्रदर्शित करता है। प्राथमिक संयोजकता कैसी है, आयनिक, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो इसके कारण धनायन इस पे उत्पन्न होगा। उस धनायन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीन करने के लिए कौन जुड़ने के लिए आ रहे हैं, 3 क्लोरीन। और क्लोरीन कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो इनकी जो प्राथमिक संयोजकता है आयनिक होती है, और इस आयनिक संयोजकता को पूर्ण करने के लिए ऋणात्मक लिगेंड्स इनसे जुड़ने के लिए आते हैं। ऋणात्मक लिगेंड्स या आप आयन भी बोल सकते हैं के द्वारा प्राथमिक संयोजकता पूर्ण की जाती है। अब आगे आप देखेंगे, और जो द्वितीयक संयोजकता होती है, केंद्रीय धातु प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता प्रदर्शित करता है। तो जो द्वितीयक संयोजकता होती है अनायनिक होती है। अनायनिक क्यों, क्योंकि जो द्वितीयक संयोजकता होगी वो किसके द्वारा पूरी की जाएगी, लिगेंड्स के द्वारा। और एक कौन से बंध का निर्माण करेगा, उपसंयोजी बंध का निर्माण करेगा। और उपसंयोजी बंध के निर्माण के कारण किसी प्रकार से धनावेश या ऋणावेश, मतलब किसी प्रकार से आयन का निर्माण नहीं होता है। तो जो द्वितीयक संयोजकता होती है अनायनिक होती है। और द्वितीयक संयोजकता को कौन पूरा करेंगे, या तो आपके ऋणात्मक लिगेंड्स, उदासीन लिगेंड्स, कोई भी लिगेंड्स इस संयोजकता को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। उदासीन भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक लिगेंड्स भी हो सकता है। तो प्राथमिक संयोजकता है वो आयनिक होती है, उनके द्वारा पूरी की जाती है। ऋणात्मक लिगेंड्स या ऋणात्मक आयनों के द्वारा पूरी की जाती है। और जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो अनआयनिक होती है। और द्वितीयक संयोजकता उदासीन लिगेंड्स, ऋणात्मक लिगेंड्स, या आप देखेंगे कभी कभी आपको क्या मिल सकता है, धनात्मक लिगेंड्स मिल सकता है, जो क्या कर रहा होगा, द्वितीयक संयोजकता को पूर्ण कर रहा होगा। अब आगे जो दूसरा इसका जो इनका जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कहता है कि जो द्वितीयक संयोजकता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु की द्वितीयक संयोजकता है वह उपसंयोजी संख्या के बराबर होती है। देखते हैं कैसे, जैसे यहां पे आपने देखा NiCO4। तो यदि हमें पता करना है कि निकेल की जो द्वितीयक संयोजकता है वो कितनी है, तो आपको यहां से जानकारी मिल रही होगी कि जो यहाँ पे आपको निकेल दिख रहा है उसकी उपसंयोजी संख्या कितनी है, 4। तो जो निकेल की सेकेंडरी वैलेंसी होगी, द्वितीयक संयोजकता होगी, वो कितनी होगी, 4। ऐसे यदि हम दूसरा
यहां पे इस यौगिक में देखेंगे जो कॉपर है, हमें नहीं पता कि इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी है, तो मान लेते हैं इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी है, x। ये कितना होता है, जल है, उदासीन होता है, इसकी ऑक्सीजन संख्या 0 होगी, 6 है, 6 का 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्लोरीन है, क्लोरीन हैलोजन -1 बराबर 0, क्या जाएगा x बराबर +1। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी है, +1। इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा और इस एक इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा और इसे एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने क्या किया होगा, ग्रहण किया होगा। तो इनकी जो प्राथमिक संयोजकता वो कितनी होगी, 1। तो प्राथमिक संयोजकता कैसी है, आयनिक है और किसके द्वारा पूरी की जा रही है, क्लोरीन के द्वारा पूरी की जा रही है। और जो द्वितीयक संयोजकता है वो कौन है, किसके द्वारा पूरी की जा रही है, उदासीन लिगेंड्स जल के द्वारा पूरी की जा रही है, क्योंकि उपसंयोजी संयोजी संख्या कितनी है, 6। सेकेंडरी बैलेंसी भी कितनी होगी, 6 ही होगी। और प्राइमरी बैलेंसी कितनी होगी, प्राथमिक संयोजकता कितनी होगी, यहां पे आप देखेंगे 1 होगी। प्राथमिक संयोजकता 1 है और द्वितीयक संयोजकता कितनी है, 6 है। अब जो अगला नियम ये कहता है कि, और बर्नर का जो अगला नियम कहता है, अगली अवधारणा कहती है कि जितनी उपसंयोजी संख्या के आधार पर यौगिक की उपसंयोजी संख्या, या आप कह सकते हैं द्वितीयक संयोजकता के आधार पर यौगिक की संरचना का निर्धारण किया जाता है। जैसे यहां पे यदि हम देखें, जैसे हमारे पास CONH3 या आप ले लें Cl3। यहां पे आप देखेंगे जो द्वितीयक संयोजकता है वो कितनी है, 6। यह द्वितीयक संयोजकता ही क्या करेगा, इस यौगिक की ज्यामिति निर्धारित करेगा, कहां, अंतरिक्ष में, खाली जगह पे, स्पेस में। तो यहां पे आप देखेंगे 6 लिगेंड्स जुड़े हैं, तो 6 लिगेंड्स क्या करेंगे, इसका अंतरिक्ष में विन्यास प्रदर्शित करेंगे, इसकी ज्यामिति प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 6 लिगेंड्स जुड़े हैं, कोबाल्ट के साथ क्या जुड़ जाएंगे, 6 लिगेंड जुड़ जाएंगे और इस प्रकार से जुड़ेंगे कि अंतरिक्ष में क्या हो, वो एक दूसरे से बराबर दूरी पर हो। और क्या हो जाएगा, इस द्वितीयक संयोजकता के द्वारा इस संकुल की क्या हो जाएगी, ज्यामिति प्रदर्शित कर दी जाएगी। तो 6 जब जुड़े होंगे लिगेंड, तो संकुल की या जो संयोजी यौगिक है उसकी ज्यामिति क्या होगी, अष्टफलकीय। और यदि इनकी द्वितीयक संयोजकता 4 है तो संरचना कैसी होगी, चतुष्फलकीय। इस प्रकार से संरचना का निर्माण होगा। तो जो बर्नर कहते हैं कि द्वितीयक संयोजकता है, उसी द्वितीयक संयोजकता के आधार पर ही यौगिकों की ज्यामिति का निर्धारण किया जा सकता है। चलिए अगला पॉइंट जानते हैं कि अगला पॉइंट क्या कहता है। अब जो अगला जो कि चौथा पॉइंट है वह कहता है कि यहां पे आप एक यौगिक देख पा रहे होंगे, इसमें बर्नर का सिद्धांत कहता है कि जो आयन था जैसे क्लोरीन, यहां पे ऋणात्मक बैलेंसी को पूरी कर रहा था और किसकी तरह काम कर रहा था, ऋणायन की तरह काम कर रहा था। जब ये उपसंयोजी मंडल के लिगेंड्स को प्रतिस्थापित करके स्वयं वहां पे जुड़ जाता है, उपसंयोजी मंडल में प्रवेश कर जाता है, तो ये अपनी आयनिक प्रवृत्ति को खो देता है और किसकी तरह बिहेवियर करता है, अनआयनिक की तरह बिहेवियर करता है। और यहाँ पे प्राथमिक संयोजकता को पूरी कर रहा था, जब ये उपसंयोजी मंडल में
प्रवेश कर जाएगा, सल्फेट को प्रतिस्थापित कर देगा, तो ये कौन सी संयोजकता को पूरा करेगा? द्वितीयक संयोजकता को पूरा करेगा। तो बर्नर कहते हैं कि जो ऋणायन मंडल में आपके आयन होते हैं, ऋणात्मक लिगेंड्स होता है, जब वह प्रतिस्थापन के द्वारा कह सकते हैं इसको, जब वो प्रतिस्थापित कर देगा सल्फेट को और सल्फेट की जगह स्वयं आ जाएगा, तो वह अपने आयनिक प्रॉपर्टी खो देगा, उसकी किसकी तरह बिहेव करेगा? अनआयनिक यौगिक की तरह, अनआयनिक लिगेंड्स की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे जब ये सल्फेट यहां से बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पे जो अनायनिक या द्वितीयक संयोजकता को पूरी कर रहा था, अब वो कहां पे चला जाएगा? बाहर। तो कौन सी संयोजकता को पूरी करेगा? प्राथमिक संयोजकता को पूरी करेगा। प्राथमिक संयोजकता को पूरी करेगा तो किसकी तरह काम करेगा? आयन की तरह काम करेगा, ऋणायन की तरह काम करेगा। ठीक, तो यहाँ पे आपने जाना कि बर्नर का ऑप्शन संयोजक सिद्धांत क्या है। अगले वीडियो में हम लोग संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।